सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं संजय सिंह आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने पर रैंकर्स टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। यहां आज आप सभी के लिए मैं संजय सिंह लेकर के आ रहा हूं जो आज हमारा पेपर हुआ यानी 7 फरवरी को सुबह की शिफ्ट में जो पेपर हुआ सीटेट का, उसको हम देख रहे हैं और पेपर सेकंड हुआ, ठीक है ना। चलिए, तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 91, लेकिन उससे पहले पर त्राण कहां किस्मत के लाखों भोग अभी तक बाकी हैं, ये हमारा एक पद्यांश है और इसमें से आएंगे प्रश्न। बच्चों का कहना है कि सर इस पद्यांश की थोड़ी हिंदी बताइए, इसका अर्थ बताइए। तो प्यारे साथियों, वर्तमान की विभीषिका कवि कहते हैं कि आज मनुष्य के पास सुख सुविधाएं तो बहुत हैं, लेकिन त्राण यानी मुक्ति या मानसिक शांति कहीं भी नहीं है। मनुष्य कभी भी अभी भी अपने प्रारब्ध या कर्मों के फल किस्मत के भोग यानी भुगत रहा है। धरती पर अशांति, घृणा और ईर्ष्या के रूप में आज भी सैकड़ों रोग बुराइयां मौजूद हैं। नकारात्मक शक्तियों का बोलबाला, चारों ओर स्वार्थ और नफरत की आग जल रही है, जिससे विकट धूम यानी भयानक जो धुआं है निकल रहा है। विष के मत वाले कुटिल नाग उन भ्रष्ट और दुष्ट लोगों के प्रतीक हैं जो समाज में निडर होकर जहर फैला रहे हैं और विनाश का कारण बन रहे हैं। अविश्वास और दानवता, आज के युग में मानवीय रिश्तों के बीच अविश्वास का कड़ा पहरा बैठा हुआ है। लोग एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसा लगता है जैसे दानवता अमानवीयता की सेना सज गई है और मानवता का सर्वनाश करीब देखकर वह खिलखिला रही है। तो प्यारे दोस्तों, ये उस पद्यांश का अर्थ है। आप सभी प्यारे दोस्त जानेंगे, नागों का गुण नहीं है, यानी नागों का गुण किसमें नहीं है? तो गुमक्कड़ होना, निर्भय होना, कुटिल होना और वैसैला होना। तो यहां देखो, नागों का गुण नहीं है, वैसैला होने का भी होता है, निर्भय होने का भी होता है, कुटिल होने का भी होता है, लेकिन घुमक्कड़ होने का गुण नहीं होता है। घुमक्कड़ होने का गुण नहीं होता है। भिन्न शब्द चुनिए, बार बार कहा गया है। इसमें कोमलता भाववाचक संज्ञा है, मानवता भाववाचक संज्ञा है, दानवता भी भाववाचक संज्ञा है, लेकिन कुटिल शब्द जो है वो बिल्कुल अलग है। कुटिल काल के जालों सी, कुटिल काल के उषा सुनहले तीर बरसती जय लक्ष्मी सी उदित हुई, ये पंक्तियां मैंने बताई है, ठीक है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, तो ये मैंने अलंकार में आपको बताया था। तो कुटिल शब्द जो है भिन्न हो जाएगा। अब बात करते हैं मानवता, किसकी बात करते हैं साथियों? ये अलंकार, अलंकार मैंने कराए थे आपके पेपर में, ठीक है ना। हो अधीर मत मानवते, यानी मानवता शब्द से बात हो रही है। मानवता शब्द जो है वो भाववाचक होता है और भावों को एक मानवीय रूप दिया जा रहा है, तो इसीलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। प्यारे दोस्त, ऐसे ही सटीक जानकारी, सटीक एकदम एनालाइज आपको कराने का प्रयास करेंगे। इसके बाद कवि ने अपने मन को अधीर होने से क्यों रोक रखा है? क्योंकि धुआं ही धुआं है, क्योंकि धरती की कोमल किरण जूझ रही है, क्योंकि नाग घूम रहे हैं, क्योंकि दानवता की चमू खिलखिला रही है। तो 94वें क्वेश्चन का आंसर प्यारे दोस्तों, एक बार सभी प्यारे दोस्त मुझे बहुत अच्छे से बताएंगे 94वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन देख रहा हूं आपका 94, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिएगा, कवि अपने मन को अधीर होने से इसीलिए रोक रहा है क्योंकि धरती की कोमल किरण जो है वो जूझ रही है। अगर मैं यहां देखूं कोमल किरण जूझ रही है से तात्पर्य जो है, मैंने कहा कि आप अभी समस्याओं से जूझ रहे हैं, इसीलिए कवि ने अपने मन को क्या कहा है? अधीर कहा है, यानी मन अभी धीरज, धीर शब्द जो है उसमें यह प्रत्यय लगा देंगे। धीर शब्द में अगर मैं यह प्रत्यय लगा दूंगा तो शब्द मेरा बन जाएगा धैर्य। क्या बन जाएगा? धैर्य। और धीरज, धीर शब्द में मैं ज लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा? धीरज बन जाएगा। शब्द किससे संबंधित है? धैर्य धीरज से संबंधित, इत्यादि से संबंधित है। तो इसका मतलब अधीर मतलब धीर नहीं है, धैर्य नहीं है। छा रहा चतुर्दिक विकट धूम। अब बच्चे पता है इसका आंसर, चारों दिशाओं में कुछ भयंकर धुआं दे रहे होंगे, कुछ चारों ओर बहुत अधिक धुआं दे रहे होंगे, चारों कोनों में बहुत अधिक धुआं दे रहे होंगे, लेकिन नहीं। चतुर्दिक, चतुर का अर्थ होता है चतुह, ये चतुह का अर्थ होता है चारों और दिक का अर्थ होता है दिशाएं, यानी चारों दिशाओं में विकट मतलब भयंकर और धूम मतलब धुआं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बचाव या त्राण कहां है? बचाव या त्राण कहां है बताइएगा। 96 में क्वेश्चन का आंसर देखेंगे
तो बचाव या त्राण की जब बात करते हैं तो कोमल किरण के, किसके, कोमल किरण के जूझने में, या तो बचाव की बात कर लीजिए या त्राण की बात कर लीजिए, बिल्कुल दोनों सेम हैं। तो कोमल किरण के जूझने में, यानी मैं कहूं तो व्यक्ति के अंदर जो चीजें हैं वो फिर भी, लेकिन अच्छाइयां हैं लेकिन फिर भी वो बुराइयों से जूझ रहा है। ठीक है ना। चलिएगा बात करते हैं 96। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पठन सामग्री के अध्ययन के बारे में सही नहीं है। मैंने कहा था आपसे कि सही नहीं है वाले प्रश्न अधिक पूछे जाते हैं और पेपर में आजकल यही पूछे जा रहे हैं। तो साहित्यिक पठन सामग्री समालोचनात्मक चिंतन और विमर्श करती है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करते हैं, सॉरी 97 है। 97, साहित्यिक पठन सामग्री सराहना और आनंद के लिए, साहित्यिक पठन सामग्री का पूर्व व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए, जबकि साहित्यिक पठन सामग्री का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए नहीं होता, क्योंकि बच्चों के लिए काव्य है, गद्य है, पद्य है, बाल साहित्य है इत्यादि है, जो कि अपने घोंसलों से भी संबंध होता है, कुछ स्वतंत्र अभिव्यक्तात्मक चिंतन से भी होता है, कुछ ग्रहात्मक रूप में भी होता है। तो इसीलिए मैं देखूं तो साहित्यिक पठन का प्रयोग व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा है। और साहित्यिक पठन मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 98। 98 की जब मैं बात करता हूं तो कक्षा 6 का कोई एक विद्यार्थी जिसका नाम नवीन है, पाठ्य सामग्री के पठन में क्या कर रहा है, कठिनाई महसूस कर रहा है। अब आप में से ही कठिनाई महसूस कर रहे हैं, मान लीजिए अध्यापक उसे कुछ सरल स्तर की पाठ्य सामग्री और आपको कोई, जैसे मैं आपको किताबी भाषा न बता करके आपके व्यवहारात्मक भाषाएं बता देता हूं तो आपको पाठ सरल लगता है, ठीक है, पढ़ने के लिए देता है। अध्यापक उसके लिए साझा पठन सत्रों का भी आयोजन करता है, मतलब जो चीजें हैं उनको साझा कर रहा है। ठीक है, अध्यापक द्वारा दी जा रही मदद को आप क्या कहते हैं, कितनी बार बताया मेरे प्यारे भैया, उसे स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। बच्चे को साइकिल सिखा रहे हैं लेकिन अभी छोड़ दी, अब वो गिर गया, फिर पकड़ ली, फिर छोड़ दी, इसका मतलब धीमे धीमे सिखा रहे हैं और उसका साथ धीमे धीमे आप छोड़ते जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड स्कैफोल्डिंग। भाषा शिक्षण अधिगम का कौन सा उपागम, कौन सा सोपान, कौन सा तरीका, कौन सा स्टेप, कौन सा चरण इस मत में विश्वास करता है कि भाषा एक आदत है? बताइएगा 99वें क्वेश्चन का। अब सुनिएगा, आप ये बताइए, अब देखो, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, भाषा संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या श्रव्य भाषावाद। तो भैया भाषा शिक्षण का कौन सा उपागम इस मत में विश्वास करता है कि भाषा क्या है, एक आदत है? तो जब मैं यहां इस क्वेश्चन की ओर देखूंगा तो आप सभी प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को भली भांति जानते हैं कि मैं हूं, चाहे कोई हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, भाषा अपने आप में प्यारे दोस्तों क्या है, हमारी और आपकी एक आदत बन चुकी है। क्या बन चुकी है प्यारे दोस्तों? एक आदत बन चुकी है। ठीक है भैया, एक मिनट रुकेंगे सभी प्यारे दोस्त, इसमें थोड़ा सा, हाँ 98 वाली बात है, तो 98 को भी समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। ठीक है भैया, 98 वाला क्वेश्चन सभी लोग समझेंगे। तब तक अपने सभी दोस्तों को एक बार मैं यही कहूंगा आप सभी से, तब तक मेरे प्यारे सभी साथी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? शेयर कर दीजिएगा। नहीं, 99वां क्वेश्चन है, 99वां क्वेश्चन है, समझिएगा। व्यवहारवादी सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए श्रव्य भाषावाद यह मानता है कि भाषा को बार बार अभ्यास करना, दोहराना के माध्यम से एक आदत बन जाती है। मैं आपको कहूं कि बेटा ये बार बार श्रव्यवाद, ये समझिएगा, इस बात को समझिएगा, ये व्यवहारवाद पर आधारित है। बच्चा जैसा सुन रहा है वैसा बात कर रहा है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाए? थर्ड ऑप्शन। एक बच्चे को अपठित गद्य खंड, जैसे आपको मैं देता हूं ना, अपठित, अपठित, अ का अर्थ होता नहीं, पठित का अर्थ होता पढ़ना, जो कभी नहीं पढ़ा हो उसे अपठित कहते हैं। ठीक है, एक बच्चे को अपठित गद्य खंड पढ़ने के लिए कहा गया। बच्चे को इसे पढ़कर उस खंड के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस प्रकार के पठन को क्या कहते हैं? अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था, सरसरी नजर से पढ़ाया था, बारीकी पठन पढ़ाया था, स्कीमिंग भी पढ़ाया था, सब कुछ मैंने आपको बताए थे। तो अगर मैं देखूं एक बच्चे को अपठित गद्य खंड, आप क्या करते हैं, आपको भी मैं अपठित गद्यांश देता हूं, उसमें से चीजों को समझते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब बच्चे को हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम जो अपठित गद्यांश है उसे हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ लिया, इसके बाद स्कैन सा, हल्का सा स्कैन करते हैं। क्या करते हैं? स्कैन सा करते हैं, स्कैनिंग करते हैं, सरसरी तौर पर पठन नहीं,
भैया पहले तो आप कर चुके हो ना बारीकी से पठन। अब बच्चे कहेंगे सर हल्का सा करते हैं तो उसे तो स्कीमिंग कहते हैं, लेकिन जब उसे पहली बार पढ़ते हैं तो उसे हम क्या कर लेते हैं, स्कैनिंग कर लेते हैं, उसे बारीकी से पठन कर लेते हैं। एक अध्यापक विद्यार्थियों को 5 चित्र दिखाता है। मैंने आपको 5 चित्र दिखाए, इन चित्रों के आधार पर कहानी लिखने के लिए कहता है। मतलब बच्चे के अनुभव के आधार पर यह बात चल रही है, और जहां अनुभव की बात आती है और बच्चा कुछ नया करने को सोचता है तो उसी को क्या कहते हैं हम, रचनात्मकता कहते हैं। तो 101 में क्वेश्चन का आंसर रचनात्मकता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है। एक बात बताओ, मैं आपको कितना भी प्रयास करूं, जब तक मैं आपको संदर्भ सहित व्याख्या नहीं बताता, हालांकि व्याख्या बताना तो गलत है, क्योंकि व्याख्या बताना का मतलब होता है बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। लेकिन यहां कह रहा है कौन सी भाषा प्रदर्शन आधारित आकलन की विशेषता है, संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो कुछ भी आपको बोल रहा हूं, संप्रेषण कर रहा हूं, विचारों का आदान प्रदान कर रहा हूं, तो उसी को क्या कहते हैं, संदर्भ सहित संप्रेषणात्मक कार्य। 103, पठन के बारे में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी 2 हमें विकल्प दिए गए हैं। चलिएगा, पठन केवल अक्षर ध्वनि से संबंधित। यार एक बात बताओ, पठन केवल अक्षर ध्वनि से है? नहीं, ध्वनि से भी है, वर्ण से भी है, शब्द से भी है, तभी तो आपके वाक्य बनते हैं, आपके भाव उत्पन्न होते हैं, तत्पश्चात आपकी क्या बन जाती है, भाषा बन जाती है। तो इसका मतलब सीधी सीधी बात है, ए ऑप्शन तो गलत है। पठन अर्थ तक पहुंचने के लिए, भैया बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन। इसका मतलब बी सही है, ए गलत है, बाकी का तो इधर उधर देखेंगे भी नहीं, इधर उधर देखेंगे भी नहीं। अब बताइए, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है। मैंने बताया था सुनना बोलना पढ़ना लिखना ये क्रिया है, कौशल नहीं होती। श्रवण कौशल होता है, मौखिक कौशल होता है, लेखन कौशल होता है, पठन कौशल होता है। चलिएगा, श्रवण आकलन हेतु वह किस गतिविधि का चयन करेगा। यानी श्रवण कौशल का आकलन करना है कि बच्चा जो है सुनता या जो भी है, आकलन करते हुए किस गतिविधि का चयन करेगा। अध्यापक बच्चों को कहानी पढ़ने के लिए कहता है और इसके बाद बोध आधारित प्रश्न पूछता है। अध्यापक शब्द संपदा आधारित कार्य करने के लिए देता है, बच्चों को उनकी मौखिक प्रस्तुति के आधार पर श्रेणी देता है। अध्यापक कहानी सुनाता है और इसके बाद वो बोध आधारित प्रश्न पूछता है। क्वेश्चन नंबर 104, एक बात बताओ, उसे करना क्या, सबसे पहले तो श्रवण कौशल का आकलन करना है, बच्चे सुन पा रहा है कि नहीं। इसके बाद श्रवण कौशल का आकलन। अच्छा आप बताओ, आप बच्चे को कुछ भी सुना रहे हैं तो आप आकलन कैसे करते हैं। बेटा मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसका आंसर दे दिए, बात आ गई कि नहीं भाई। तो बस अध्यापक क्या करेंगे, कहानी सुनाते हैं, इसके बाद उससे बोध प्रश्न पूछते हैं। 4th ऑप्शन राइट हो जाएगा 104 का। ठीक है भाई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 105वां क्वेश्चन कहां है, ये रहा। 105 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा में अर्थ के पहलुओं से संबंधित है। वाक्य विन्यास, स्वनिम। अब ये अर्थ पूछ रहा है और हमने यहां स्वनिम लगा दिया, स्वनिम एक इकाई है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आकृति मूलक। क्या हो जाएगा, आकृति मूलक, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिएगा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 106। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। भाषा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 106 की बात आ रही है। भाषा संप्रेषण के लिए एक उपकरण है, एक संसाधन है, एक साधन है, बिल्कुल है। भाषा अधिगम में कौशल, और भैया भाषा व्याकरण की संरचना या नियमों के, भैया देसी घी आंसर, देसी घी आंसर। कंठस्थ करने पर कभी बल नहीं दिया जाता, देसी घी ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा भैया, कक्षा 6 के एक अध्यापक है, मान लीजिए मैं हूं, और देखो कक्षा 6-7 क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये पेपर सेकंड है आपका, यानी 6 to 8 वाला है, इसीलिए कक्षा 6 का एक अध्यापक श्यामपट यानी जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड या जो भी है, कि बिल्कुल मध्य में एक शब्द लिखता है और शिक्षार्थियों से उन सभी शब्दों के बारे में सोचने एवं विचारने के लिए कहता है जो मध्य में लिखे इस शब्द से संबंधित है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइएगा क्या मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 107 बताइएगा। अच्छा एक बात बताओ, व्याकरण के प्रति सजग बना रहे हैं, नहीं, क्योंकि एक शब्द से बहुत सारे शब्दों का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं, यानी एक शब्द का विश्लेषण बहुत सारे शब्दों में करवाना चाह रहे हैं। पठन कौशल ये है नहीं,
ठीक है। लेखन कौशल समृद्ध करना, नहीं। शिक्षार्थियों का शब्दकोश बढ़ाना, शब्दकोश में सुधार करना, विद्यार्थियों की शब्द संपदा में सुधार करना। जैसे कहते हैं ना, मेरी संपदा क्या है, मेरी संपत्ति क्या है, तो मेरी संपत्ति ये है, और विद्यार्थियों के लिए शब्द संपदा जो है उनकी संपत्ति है। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। शुरुआती वर्षों में भाषाओं के अधिगम में देरी करना बच्चों के लिए भाषाओं के अर्जन में कठिनाई पैदा करना था। बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करते हैं तो देखिएगा, अब यहां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग जा रहा है कि ये अभिकथन है और ये कारण है। यानी शुरुआती वर्षों में, तो देखो ए और आर, पहली बात तो दोनों सही है। शुरुआती वर्षों में देखो, शुरुआत में जब बालक जो है वर्षों में भाषा के अधिगम देरी करना बच्चों के लिए नई भाषाओं के अर्जन में, बिल्कुल। अगर मैं शुरुआत में कक्षा 6 में आया, मैं कक्षा 1 में बात कर रहा हूं, तो मेरे सामने हर चीज कठिन होगी विद्यालय की। समझ में आया? चलिएगा। दूसरी बात, बच्चों के शुरुआती वर्ष भाषा अर्जन के लिए बहुत ही संवेदनशील अवधि होती है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 109, चलिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 109 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 109 कह रहा है कि बहुभाषावाद के संदर्भ में बुनियादी चरण के राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2022 एक मुख्य सिद्धांत है। तो भैया क्या एक मुख्य सिद्धांत है? सबसे बड़ी बात आती है, बहुभाषावाद के संज्ञानात्मक और सामाजिक सांस्कृतिक दोनों ही लाभ हैं। बच्चों को अपने घर की भाषा भूलने में कभी पाप कर दोगे अगर ये काम कर दिया तो। कक्षा की बहुभाषित प्रकृति पाठ्यचर्या के प्रभावशाली अवरोधक नहीं होती। बहुभाषिकता तो कक्षा में एक संसाधन का काम करती है और अवरोधक नहीं होती बच्चों के लिए, तो संसाधन का काम करती है, तो सहायक होती है। बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में नाना प्रकार की मौखिक भाषा नहीं सीखते। किसने कि बोल दिया भाई? औपचारिक रूप से अनौपचारिक रूप से सारी चीजें सीखते ही रहते हैं बच्चा है। अनौपचारिक रूप से पहले सीखता है, अर्जन करता है, फिर अधिगम करता है औपचारिक रूप से। चलिएगा, तो मैं कह सकता हूं मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां गया क्वेश्चन? क्वेश्चन ये रहा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ वाक समुदायों में एक ही भाषा के विविध प्रकार साथ साथ विद्यमान है। सभी प्रकारों के सामाजिक कार्यों की विशिष्ट श्रृंखला है। इस स्थिति को आप किस रूप में वर्णित करते हैं? बताइएगा भैया, बताइए। 110वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भाई मेरा जब यहां देखें तो वाक समुदाय है और मेरा समुदाय अलग, किसी और का समुदाय अलग, लेकिन हम मानवता संबंधी बात करते हैं तो सभी का समुदाय एक है, वो तथ्य की बातें हैं। तो वाक समुदाय में एक ही भाषा के विविध प्रकार हैं, तो भैया सीधी सीधी बात है, दो भाषा रूपता बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दो भाषाओं के अलग अलग रूप, एक भाषा के अलग अलग रूप। बच्चे अपने अपने जोड़ीदार के साथ कार्य करते हैं। एक पाठ्य सामग्री को दो खंडों में विभाजित किया जाता है। मान लीजिए संस्कृत है, संस्कृत को दो भागों में विभाजित कर दिया, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। ठीक है, एक बालक अपनी पाठ्य सामग्री अपने जोड़ीदार को पढ़कर सुनाता। भैया तू मेरी बात सुन ले यार, मैंने ये क्वेश्चन याद कर लिया, एक बार सुन ले यार इसको। ठीक है, और दूसरा बालक उसे सुनकर लिखता है। इन दोनों समूची पाठ सामग्री पर कार्य करते हैं, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? फटाफट से बताइएगा, इस विधि को क्या कहते हैं? 111वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अब देखो, कथावाचन और शब्दजाल तो नहीं है, दो ऑप्शन तो मैंने कट कर दिए, जो मेरी बड़ी खराब आदत मान लो और चाहे इसे सही मान लो। क्या हो जाएगा? आंशिक रूप से श्रुतलेख, मतलब एक छोटा सा नमूना, लेकिन जो सुना हुआ है उसको, जो सुना हुआ लेख है उसको सुन रहा है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 111वें क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं, अब आ जाइए आप कहां? मेरे घर। हाँ, मेरे घर भी आ जाइएगा। 112वें क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले हमें ये पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ना होगा कि एक तरफ यह लोक साहित्य एवं लोक विज्ञान की परंपरा है, तो दूसरी तरफ लोक शास्त्र की परंपरा है। हम जानते हैं कि हमारे यहाँ स्मृतियों और श्रुतियों की परंपरा रही है, उसका आधार हमारी मौखिक शिक्षा परंपरा थी। मौखिक शिक्षा परंपरा हमारे घरों में एक आश्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। घर भी गृहस्थ आश्रम ही हुआ करते थे। हर घर की एक स्वच्छता होती थी, मर्यादा होती थी, कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा, स्वास्थ्य संबंधी हमारी सुदीर्घ का मतलब क्या जानते हो? हमारी आयु हो, लेकिन कैसे एकदम बढ़िया तरीके से जीवन जिए। सुदीर्घ अनुभव, जो हमें लंबे समय तक अनुभव रहे, से उपजी स्वच्छता, इसे हम जीते थे। हमारी इस मौखिक परंपरा में भी शिक्षा न केवल कंठस्थ होती थी, बल्कि कंठस्थ के बाद हृदयस्थ होती थी, यानी कंठस्थ के साथ साथ दिल में समा जाती थी शिक्षा।
भाषा, बाद हृदयस्थ होती थी और हृदयस्थ होने के बाद उदरस्थ, अब देखो पेट तक भी चली जाती थी। यही वजह थी कि हमारे जहन में, मस्तिष्क में, दिमाग में वह रची पची शिक्षा पीढ़ियों तक जिंदा रहती थी। तब पूरा समाज एक शास्त्र को जीता था, किताबों की भी जरूरत नहीं थी। हमारा समाज तब सायास और सजग तरीके से इस परंपरा का पोषण करता था, एक्सेप्ट करता था एक ग्रंथ तब तक। तो ये पूरा मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, एक पैराग्राफ है। क्या है? एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा। बात करते हैं यहां आगे का पैराग्राफ। एक व्यक्ति परिवार के साथ जिंदा रहता था। क्या रहता था? जिंदा रहता था। चलिएगा भाई, आवाज आ रही है? ठीक है। एक व्यक्ति या परिवार के साथ जिंदा रहता था, यही लोकशाला थी। एक स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था, सर्वसुलभ लोकशाला। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम लोकोन्मुखी, क्या है? लोकोन्मुखी बने और लोक जीवन के प्रामाणिक अनुभवों को सीखने का साधन स्रोत बनाए। तो प्यारे दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक पैराग्राफ है। इसको बड़े अच्छे से, वयोवृद्ध, कृषक, पशुपालक एवं कारीगर भाई लोग भी सब कुछ थे इसमें। चलिएगा प्यारे दोस्तों, जानते हैं। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन समझेंगे। गद्यांश, अब सुनो, गद्यांश के अनुसार अनुभव सिद्ध समुदाय का अंग नहीं है। अब आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 112 में अंग नहीं है, तो देखो, वयोवृद्ध जो कारीगर हैं वो भी अंग है, वयोवृद्ध जो कृषक हैं, बार बार कहे जा रहा है, वयोवृद्ध कृषक हैं वो भी अंग हैं। और बात करते हैं 112वां क्वेश्चन है ना, चलिए 112वां क्वेश्चन, और वयोवृद्ध जो पशु चालक हैं वो भी इसका अंग है, कारीगर भी अंग है, सब अंग हैं। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका अंग नहीं है। थर्ड ऑप्शन इसका अंग नहीं है। भिन्न शब्द पहचानिए, भिन्न शब्द पहचानिए। क्वेश्चन नंबर 113 देखो, सायास, सुदीर्घ और सजग। अरे भाई एक शब्द और सुन लो, जब मैं बात करता हूं इसकी, तो इस पूरे पैराग्राफ में साहित्य का वर्णन नहीं है, भिन्न, और ये इन सभी से भिन्न भी है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, साहित्य। कुदरती संसाधनों के उपयोग की मर्यादा का आशय क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 114, तो आवश्यक होने पर ही कुदरती संसाधनों का उपयोग, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकोन्मुखी, गुण संधि हो जाएगी इसमें, क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी, लोक प्लस उन्मुखी। ए ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। की परंपरा का वर्णन नहीं है। इस पूरे गद्यांश में बातें हो रही हैं 116वें क्वेश्चन में। तो लोक साहित्य, लोक शास्त्र का भी है, लोक गीत का भी है, लोक साहित्य का भी है, लेकिन लोक विज्ञान का नहीं है। अब आप कहोगे तो मैंने बोल दिया लोक विज्ञान का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 की बात हो रही है। 117वें क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। कहां है? लोक मौखिक परंपरा की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? मौखिक परंपरा की विशेषता इनमें से क्या नहीं है? तो बताइए, मौखिक परंपरा में कहां आता है किताबों की जरूरत होना? ये नहीं है। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य क्या है? 118वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो यह स्वावलंबी एवं निःशुल्क शिक्षा देती है। लोकशाला के लिए उचित वक्तव्य है पूछ रहा है। यह स्वावलंबी, बच्चों को मतलब स्वयं पर आश्रित होना सिखाता है, और दूसरा निःशुल्क शिक्षा देती है। लोकशाला के संदर्भ में किस बात की जरूरत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 119, तो लोकशाला में किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। यार यहां बता दिया, जब स्वावलंबी बना रहा है तो किताबों की आवश्यकता नहीं है, किताबी ज्ञान की। और अंतिम प्रश्न आपके सामने आता है 120वां। बात करते हैं लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा। तो 120वें क्वेश्चन का आंसर पुस्तकेतर अनुभव। अब वही बात आ गई, देखो तीनों क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं।
अगर स्वावलंबी बनेगा व्यक्ति, निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखिए किताबी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और जब लोकशाला में क्या सीखने को मिलेगा, तो भैया अनुभव मिलेगा आपको सब कुछ। तो प्यारे दोस्तों, आज ये कैसा लगा आप सभी अपने सभी दोस्तों को बता दीजिएगा कि संजय सर ने सॉल्यूशन कराया। और आप किसी प्रकार से कोई भी चाहते हैं चीजों को और समझना, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी आज के लिए जय हिंद, जय भारत। अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, हमारे पूरे रैंकर टीचिंग परिवार की। जय हिंद, जय भारत।